नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 का एक मजेदार चैप्टर जिसका नाम है बड़े भाई साहब। इस चैप्टर के लेखक प्रेमचंद जी है। इस पार्ट में एक बड़े भाई साहब है जो तो उम्र में छोटे ही है, परंतु उनसे छोटा एक और भाई है। वे उससे कुछ ही साल बड़े हैं, परंतु उनसे बड़ी बड़ी आशाएं की जाती है। बड़े होने के कारण वे खुद भी चाहते हैं कि वे जो भी काम करे छोटे भाई के लिए प्रेरणादायक हो। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के लिए बड़े भाई साहब का बचपन धीरे धीरे नष्ट होते जाता है। तो आइए दोस्तों, इस चैप्टर को हम एनिमेशन के माध्यम से आसानी से समझते हैं। लेखक कह रहे हैं कि उनके बड़े भाई साहब उनसे 5 साल बड़े हैं, परंतु 3 ही कक्षा आगे पढ़ते हैं। पढ़ाई करना उन्होंने भी उसी उम्र में शुरू किया था जिस उम्र में लेखक ने किया था, परंतु शिक्षा जैसे कार्य में बड़े भाई साहब कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। वे अपनी शिक्षा की नींव मजबूती से डालना चाहते थे ताकि वे आगे चलकर अच्छा मुकाम हासिल कर सके। वे हर कक्षा में 1 साल की जगह 2 साल लगाते थे और कभी कभी तो वो 3 साल भी लगा देते थे। उनका मानना था कि अगर घर की नींव ही सही ढंग से नहीं डालेंगे तो मकान मजबूत कैसे बनेगा। लेखक आगे कहते हैं कि बड़े भाई साहब बड़े थे और वह छोटे थे। उनकी उम्र 9 साल की थी और बड़े भाई साहब 14 साल के थे। बड़े होने के कारण उनके पास उसे डांटने, फटकारने और उनकी देखभाल करने का अधिकार जन्म से ही प्राप्त था। लेखक की समझदारी इसी में थी कि वह उनके हर आदेश को कानून समझे और हर आज्ञा का पालन करे। लेखक बताते हैं कि उनके बड़े भाई साहब पढ़ाई को महत्व देने वाले थे। वे हर वक्त किताब खोलकर बैठे रहते थे और शायद जब वे पढ़ाई कर थक जाते थे तब किताब और कॉपी के किनारे पर कुत्तों, बिल्ली और चिड़िया की तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी तो एक ही नाम को, शब्द को और वाक्य को 10-20 बार लिख कर देते थे। कभी कभी एक ही शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में लिखा करते थे। कभी कभी तो ऐसे शब्दों की रचना करते थे जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता था और ना ही उन शब्दों का आपस में कोई तालमेल होता है। लेखक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक बार उन्होंने बड़े भाई साहब की कॉपी में यह लेख देखा जिसकी शब्द रचना इस तरह थी: स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयू, राधे श्याम, 1 घंटे तक। और इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। लेखक ने बहुत कोशिश की कि वह बड़े भाई साहब के द्वारा लिखे गए इन शब्दों या पहेली को सुलझा सके या इनका कुछ अर्थ निकाल सके, लेकिन वह हर तरह से असफल रहा और बड़े भाई साहब से पूछने की हिम्मत नहीं हुई। अब भाई साहब 9वीं कक्षा में थे और वह 5वीं कक्षा में था। उनके शब्दों का अर्थ जानना या उनकी की गई रचना को समझना उसके लिए आसान बात नहीं थी। लेखक आगे कहते हैं कि पढ़ाई करने में उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। अगर 1 घंटे भी किताब लेकर बैठना पड़े तो यह उनके लिए किसी पहाड़ को चढ़ना जितना ही मुश्किल काम था। जैसे ही उन्हें जरा सा भी मौका मिले तो वो खेलने के लिए मैदान पे पहुंच जाते थे। कभी वो पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उछालते, कभी कागज की तितलियां बनाकर उड़ाते और अगर कोई मित्र या साथी साथ खेलने के लिए मिल जाए तो बात ही कुछ और होती। साथी के साथ मिलकर कभी 4 दीवारी पर चढ़कर कूदते, कभी फाटक पर चढ़कर उसके आगे पीछे करके मोटर कार का आनंद लेते। लेकिन जैसे ही खेल खत्म कर कमरे में आते तो भाई साहब का वो गुस्से वाला रूप देखकर उन्हें बहुत डर लगता था। लेखक कहते हैं कि जब भी वो खेल के आते तो भाई साहब का हमेशा एक ही सवाल एक ही अंदाज में पूछते थे, कहाँ थे? और इसके जवाब में वे हमेशा चुप रह जाते थे। पता नहीं क्यों वह कभी भी अपने भाई साहब को ये जवाब नहीं दे पाते थे कि वह जरा बाहर खेल रहे थे। उनके चुप रहने से भाई साहब समझ जाते थे कि वह अपनी गलती मानते हैं और भाई साहब लेखक से प्यार करते थे, इसलिए थोड़ा गुस्सा और प्यार के मिले जुले शब्द से उनका स्वागत करते थे। इसके बाद बड़े भाई साहब लेखक को कहते हैं कि इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे और एक हफ्त तक ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो एरा गेरा नत्थु गेरा भी सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आग फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तभी कहीं यह विद्या आती है। हाँ, कहने को तो आ जाती है, पर बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ कि तुम कितने घोगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते हो तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले और तमाशे होते हैं, क्या तुमने मुझे कभी ये तमाशे देखते जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं इनके पास तक नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ।
उस पर भी एक एक कक्षा में मैं 2-2 3-3 साल पढ़ रहा हूँ। फिर भी तुम कैसी आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे। मुझे तो 2-3 साल लगे, पर तुम्हें इस कक्षा में उम्र भर पढ़ते सड़ते रह जाओगे। अगर तुम्हें इस तरह से टाइम पास करना है तो बेहतर होगा कि तुम घर चले जाओ, मजे से वहाँ जाकर गुल्ली डंडे खेलो। दादा की मेहनत कमाई के रुपयों को क्यों खराब करते हो। भाई साहब की डांट फटकार सुनकर लेखक के आंखों में आंसू बहने लगते हैं। लेखक के पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं होता। गलती तो लेखक ने ही की थी, परंतु डांट फटकार सुनना किसको पसंद होता है। भाई साहब उपदेश बहुत अच्छा देते थे, ऐसी ऐसी बातें करते थे जो सीधे दिल को लगती थी। ऐसी ऐसी चुभती बातें करते कि लेखक के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते और लेखक की बातें सुनने की हिम्मत टूट जाती। भाई साहब की तरह कड़ी मेहनत वह नहीं कर सकता था और दुखी होकर कुछ देर के लिए वह सोचने लगा कि क्यों न वह घर ही चला जाए। जो काम उसके बस से बाहर है वह काम करके अपनी जिंदगी और समय क्यों खराब करे। लेखक कहता है कि उसे अपने आप को मूर्ख कहना स्वीकार था, लेकिन भाई साहब के बराबर मेहनत करने की सोचने पर भी उसे चक्कर आ जाता था। लेकिन भाई साहब की डांट फटकार का असर 1-2 घंटे तक ही रहा था और वह इरादा कर लेता है कि आगे से वह खूब मन लगाकर पढ़ाई करेगा। यही सोचकर जल्दी जल्दी एक समय सारणी बना देता है। समय सारणी बनाने से पहले वह ना तो कोई नक्शा तैयार करता है और ना ही कोई योजना बनाई कि किस तरह से काम शुरू किया जाए। समय सारणी में खेल कूद के लिए कोई समय नहीं दिया था। सुबह 6 बजे उठकर फिर मुंह हाथ धोकर नाश्ता करके सीधे पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 बजे तक अंग्रेजी पढ़ने का समय रखा गया। 8 से 9 बजे का समय गणित पढ़ने के लिए और 9 से 9:30 का समय इतिहास के लिए रखा गया। फिर भोजन करने के बाद स्कूल 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर सिर्फ आधा घंटा आराम के लिए रखा गया। 4 से 5 बजे का समय भूगोल के लिए निर्धारित किया गया। 5 से 6 बजे का समय ग्रामर, उसके बाद आधा घंटा केवल हॉस्टल के बाहर घूमने के लिए रखा गया। 6:30 से 7 बजे तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करने के 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक का हिंदी, 10 से 11 बजे तक अलग अलग विषयों के लिए रखा दिया गया और अंत में आराम। लेखक ने टाइम टेबल तो बना दिया था, परंतु समय सारणी बनाना अलग बात होती है और उसका पालन करना अलग बात होती है। लेखक कहता है कि पहले ही दिन समय सारणी का पालन करने में उसे कठिनाई का अनुभव महसूस होता और पहले ही दिन लेखक ने टाइम टेबल को इग्नोर मारना शुरू कर दिया। मैदान की वह सुख देने वाली हरियाली, धीरे धीरे चलने वाले हवा के वह हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी का वह खेल और दाव, ये सब ऐसी चीजें थी जो ना जाने उसे किस कारण से ऐसे बाहर मैदान में खींच ले जाती जैसे कि कोई जरूरी काम हो और वह वहां जाकर सब कुछ भूल जाता। वो उसकी जान के लिए खतरा, समय सारणी, वह दिन रात पुस्तक में आंखें लगाकर बैठना, उसे किसी बात का ध्यान नहीं रहता और वह सब कुछ भूल जाता। इस पर भाई साहब को उसे सलाह देने का अवसर मिल जाता और साथ ही वह उसका अपमान करना भी नहीं भूलते। जब लेखक समय सारणी का अनुसरण ना करके खेल कर मैदान से वापस आता तो लेखक भाई साहब की परछाई से भी डरकर भाग जाता और कोशिश करता कि उनकी नजरें उस पर ना पड़े। कमरे में बिना आवाज किए इस तरह से आता कि भाई साहब को कोई खबर ना लगे कि वह आया है। जब भाई साहब उसे आता हुआ देख लेते तो उसकी तो मानो जान ही चली जाती है। उसे हमेशा लगता कि उसके सर पर कोई तलवार लटका रहा है जो कभी भी उसके टुकड़े कर सकती है। फिर भी जिस तरह मौत और मुसीबत के बीच फंसा आदमी मोह माया को छोड़ने में नाकाम रहता है, उसी तरह वह भी भाई साहब की डांट और गुस्से से भरी बातों पर ध्यान देकर खेलकूद का अपमान नहीं कर सकता था, अर्थात खेलकूद को नहीं छोड़ सकता था। वार्षिक परीक्षा हुई, भाई साहब फेल हो गए और लेखक पास हो गया और लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आया। अब लेखक और भाई साहब के बीच केवल 2 साल का ही अंतर रह गया था। लेखक के मन में आया कि वह भाई साहब को सीधा जाकर पूछे कि कहाँ गई उनकी घोर तपस्या, अर्थात क्या फायदा हुआ उनकी इतनी मेहनत करने का। लेखक को देखिए, वह सारा साल मजे से अपने खेल का आनंद भी ले रहा है और अपनी कक्षा में प्रथम भी आ गया। लेकिन भाई साहब इतने उदास और दुखी थे कि लेखक को उनसे दिल से हमदर्दी हो रही थी और उनके दुख पर उनका मजाक बनाना उसे बहुत शर्मनाक लगा। लेकिन इस बात से उसे अपने ऊपर घमंड हो गया था और उसके अंदर आत्मसम्मान भी बढ़ गया था।
भाई साहब का लेखक पर अब कोई डर नहीं रहा। लेखक जब चाहे जितना चाहे खेल कूद में उतना शामिल होने लगा। मन में ये ठान रखी थी कि अगर उन्होंने फिर से उनकी बेइज्जती की या फिर कोई सलाह दी तो उन्हें अब साफ कह देगा, आपने इतनी कड़ी मेहनत करके कौन सा तीर मार लिया, मुझे देखो मैं खेल कूदता भी रहा और अपनी कक्षा में प्रथम भी आ गया। लेखक को अपने ऊपर इतना घमंड होने के बाद भी जुबान में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये सब भाई साहब को कह सके, परंतु लेखक के व्यवहार से यह साफ पता चल रहा था कि अब उसे भाई साहब से पहले जैसा डर नहीं लग रहा था। भाई साहब भी इस बात को समझ गए थे कि छोटा भाई अब उनसे डरता नहीं, क्योंकि भाई साहब की सामान्य बुद्धि बहुत अधिक तेज थी। एक दिन जब लेखक सुबह का सारा समय गुल्ली डंडा खेलकर ठीक भोजन के समय कमरे में लौटा तो भाई साहब के क्रोध का कोई सीमा नहीं थी। वे उसे बहुत बुरी तरह डांटने लगे कि वे देखेंगे कि इस साल तो लेखक पास हो गए और अपनी कक्षा में प्रथम भी आ गए। तो लेखक अपने आप को दिमाग वाला समझने लगा, परंतु भाईजान घमंड ने तो बड़े बड़ों को झुका दिया, तो लेखक का अभी अस्तित्व ही क्या है। बड़े भाई साहब लेखक को डांटते हुए कहते हैं कि इतिहास में तुमने रावण के बारे में पढ़ा ही होगा, उसके व्यवहार से तुमने क्या सीखा, कुछ सीखा हो या ऐसे ही पढ़ लिया। सिर्फ परीक्षा में पास कर लेने से कुछ नहीं होता है, बुद्धि का विकास सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बड़े भाई साहब लेखक से आगे कहते हैं कि जो कुछ वह पढ़ता है उसे समझकर पढ़ा करे, ऐसा ना पढ़े कि रावण पूरी धरती का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं क्योंकि उनसे सभी डरते थे। आजकल अंग्रेजों का भी राज बहुत बड़ा हुआ है, परंतु उन्हें चक्रवर्ती नहीं कहा जा सकता क्योंकि संसार में बहुत से ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी अभी तक स्वीकार नहीं की और वह स्वतंत्र रह रहे हैं। रावण एक चक्रवर्ती राजा था, अर्थात वो पूरे संसार का राजा था। संसार के दूसरे राजा उसके दास थे, उसको टैक्स देते थे। बड़े से बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता तो उसके दास थे। परंतु इतना सब होने के बाद भी उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा। उसके घमंड के कारण उसके परिवार का भी नाश हो गया और अंत में उसे पानी तक पिलाने वाला नहीं बचा। इंसान चाहे कोई भी बुरा काम कर ले, परंतु उसे घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने वाला व्यक्ति परिवार और दुनिया दोनों में ही कहीं रहने लायक नहीं रहता। इसके बाद बड़े भाई साहब लेखक से कहते हैं कि तुमने शैतान के बारे में पढ़ा ही होगा कि किस तरह उसे वो घमंड हो गया था कि ईश्वर का उससे अधिक सच्चा भक्त कोई नहीं है, और इस घमंड के कारण ऊपर स्वर्ग से सीधे नरक में फेंक दिया गया था। शाहरुम ने भी एक बार घमंड किया था और फिर पूरी जिंदगी भीख मांगकर खाना पड़ा और अंत में उसी तरह मर गया। तुमने तो अभी केवल पहली कक्षा पास की है और अभी तुम लापरवाह हो गए। इसके बाद बड़े भाई साहब लेखक से कहते हैं कि तुमको यह भी पता है कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए, तुम्हें बिना प्रयास के सफलता मिल गई। बिना प्रयास के सफलता एक बार मिलती है, बार बार नहीं। तुम यह बात अच्छी तरह से जानते हो कि कभी कभी अगर गुल्ली डंडे में भी अनजाने में सही निशाना लग जाए तो इससे हम उस निशाने लगाने वाले व्यक्ति को सफल खिलाड़ी नहीं मान सकते। सफल खिलाड़ी तो उसी को कहा जा सकता है जिसका एक भी निशाना खाली ना जाए। बड़े भाई साहब लेखक को कहते हैं कि वो ये मत सोचे कि वे फेल हो गए। जब तुम मेरी कक्षा में आओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री करते हुए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और इंग्लिस्तान का इतिहास याद करने पड़ेगा तब उसे पता चलेगा बादशाहों के नाम याद करने में कितनी परेशानी होती है। हेनरी नाम के ही 8 बादशाह हुए हैं। कौन सी घटना किस हेनरी के समय हुई है, क्या तुम इसको याद करना इतना आसान समझते हो? अगर हेनरी 7वें की जगह गलती से हेनरी 8वां लिख दिया तो समझ लो सारे नंबर गायब। बिल्कुल साहब, समझ लो शून्य भी नहीं मिलेगा। तुम्हें लगता है कि तुम किस्मत से पास हो जाओगे? दर्जनों के हिसाब से जेम्स, विलियम्स और चार्ल्स हुए हैं। दिमाग काम करना बंद कर देता है और आंखों से दिखना बंद हो जाता है। ऐसा लगता है कि बेचारों के नाम रखते भी नहीं आते थे। एक ही नाम के पीछे 2M, सोएम, चारूम, पंचूल लगाकर काम चलाते थे। बड़े भाई साहब कहते हैं कि अगर उससे नाम पूछते तो 10 लाख नाम बता देते। ज्योमेट्री समझने के लिए तो ईश्वर की शरण लेनी पड़ती है। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया तो सारे नंबर कट हो जाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं है जो इन परीक्षकों से पूछे कि अ ब ज और अ ज ब में आखिर अंतर क्या है। दाल भात रोटी खाए या भात दाल रोटी क्या है, इसमें क्या अंतर है? मगर परीक्षकों को इससे क्या मतलब है? वो तो सिर्फ वही सही मानते हैं जो पुस्तक में लिखा होता है। वे तो बस यही चाहते हैं कि लड़के एक एक अक्षर रट ले और इसी रट प्रणाली को शिक्षा का नाम दे रखा है। और इन बिना अर्थ की बातों को पढ़ने से आखिर फायदा क्या है? इस रेखा पर यह लंब गिरा दो तो आधा लंब दुगना हो जाएगा।
ये गणित के सूत्रों में संभव है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, कोई यह भी तो बताओ। दुगना ना होकर चौगुना हो जाए या आधा ही रह जाए, इसमें बड़े भाई का कहना है कि इसमें उन्हें क्या लेना देना। लेकिन अगर परीक्षा में पास होना है तो जो किताब में लिखा है वैसे ही लिखना पड़ेगा और ये व्यर्थ की बातें याद करनी पड़ेगी जिसका कोई काम नहीं है। परीक्षा में कहा जाता है कि समय की पाबंदी पर निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम नहीं होना चाहिए। अब आप अपनी कॉपी के सामने रखकर अपनी कलम हाथ में लेकर सोच सोच कर पागल होते रहो। समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, ये कौन नहीं जानता। समय की कदर करने से व्यक्ति का जीवन अच्छा चलता है और दूसरे उसे प्यार करते हैं और उसका काम भी कभी खराब नहीं होता, वो हमेशा आगे बढ़ता जाता है। लेकिन इसी बात के लिए कोई 4 पन्ने कैसे लिख सकता है? जो बात को एक वाक्य में कह सकते हैं उसके लिए 4 पन्ने लिखने की क्या जरूरत है? बड़े भाई साहब तो इसे बेवकूफी मानते हैं। यह तो समय की बचत नहीं बल्कि इसका अनुचित उपयोग है कि व्यर्थ में आप किसी बात को ठूस ठूस कर लिखो जिसकी जरूरत ही नहीं है। भाई साहब का मानना था कि यह शिक्षा प्रणाली बच्चों को तेजी से दौड़ने को भी कहती और धीरे चलने को भी। अब ऐसी अजीब बात कैसे हो सकती है? छोटा बच्चा भी ये समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी भी सही गलत की पहचान नहीं है और ऊपर से दावा करते हैं कि वे अध्यापक है। भाई साहब छोटे भाई से कहते हैं कि वो उनकी कक्षा में आएगा तो उसे इन कठिनाइयों का पता चलेगा और इन सारी बातों का पता चलेगा। तुम अपनी कक्षा में प्रथम आ गए तो तुम्हें इतना घमंड आ गया है। तुम मेरा कहना मानो, मैं तुमसे बड़ा हूँ और संसार का ज्यादा अनुभव है मुझे। बड़े भाई साहब कहते हैं कि वे जो कुछ समझा रहे हैं उन्हें समझ जाना चाहिए, नहीं तो वो पछताएगा। लेखक अपने मन में सोच रहा था, स्कूल जाने का समय हो रहा है, पता नहीं भाई साहब का समझाना कब खत्म होगा। आज लेखक को भोजन में कोई स्वाद नहीं लग रहा था। लेखक सोच रहा था कि अगर पास होने पर इतनी बेइज्जती हो रही है तो अगर वह फेल हो जाता तो पता नहीं भाई साहब क्या करते, शायद उसके प्राण ही ले लेते। भाई साहब ने अपनी कक्षा की पढ़ाई का जो खतरनाक रूप दिखाया था उसको जानकर तो लेखक को डर सा लगा। हैरानी इस बात की है कि लेखक ये सब जानकर घर नहीं भागा, लेकिन इतनी बेइज्जती होने के बाद भी पुस्तकों के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं हुई। खेल कूद का जो अवसर मिलता है वह हाथ से नहीं जाने देता। पढ़ता भी था लेकिन बहुत कम, बस इतना पढ़ता था कि कक्षा में बेइज्जती ना हो। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था कि वह बिना पढ़े भी पास हो सकता है वो कहीं गायब हो गया और वो फिर से भाई साहब से छुप छुप कर जीने लगा। फिर से सालाना परीक्षा हुई और कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि लेखक फिर से इस बार पास हो गए और बड़े भाई साहब इस बार फिर से फेल हो गए। लेखक ने बहुत अधिक मेहनत नहीं की थी, लेकिन ना जाने कैसे वह इस बार भी अपनी कक्षा में प्रथम आ गया। लेखक को बहुत हैरानी हुई। भाई साहब ने बहुत अधिक कठोर परिश्रम किया था, अपनी पुस्तक का एक एक शब्द रट लिया था। रात के 10 बजे तक यहाँ, सुबह के 4 बजे तक वहाँ, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले लगातार पढ़ाई में व्यस्त रहते थे। चेहरे में कोई चमक बाकी नहीं रह गई थी, लेकिन बेचारे फेल हो गए। लेखक को बड़े भाई साहब पर दया आती थी। जब परीक्षा का परिणाम सुना गया तो बड़े भाई साहब रोने लगे और लेखक भी रोने लगा। लेखक की पास होने की खुशी आधी हो गई थी। लेखक सोच रहा था कि वह भी फेल हो जाता तो भाई साहब को इतना दुख नहीं होता, लेकिन किस्मत को कौन टाल सकता है। लेखक और भाई साहब के बीच अब केवल एक ही कक्षा का अंतर रह गया था। उसके मन में एक बुरा विचार आया कि अगर भाई साहब एक और बार इसी कक्षा में फेल हो जाएंगे तो वह और भाई साहब एक ही कक्षा में होंगे, तब तो वो उसे किसी भी आधार पर डांट नहीं सकते और ना ही उसकी बेइज्जती कर सकते हैं। लेकिन लेखक ने इस बुरे विचार को अपने मन से बलपूर्वक निकाल दिया, क्योंकि लेखक को यह भी पता था कि भाई साहब उसे उसकी भलाई के लिए ही डांटते हैं। उस समय तो उसे जरूर बुरा लगता है, लेकिन वह जानता है कि उनके ही उपदेश और डांट का नतीजा है कि वो फटाफट पास हो रहा है, वो भी इतने अच्छे नंबर से। अब भाई साहब का स्वभाव कुछ नरम हो गया था। कई बार लेखक को डांटने का अवसर होने पर भी वे लेखक को नहीं डांटते थे। शायद उन्हें खुद ही लग रहा था कि अब उनके पास लेखक को डांटने का अधिकार नहीं है, और अगर है भी तो बहुत कम है। वह सोच रहा था कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद कर दिया। अब लेखक को पतंगबाजी का नया शौक हो गया था और अब उसका सारा समय पतंगबाजी में ही गुजर जाता था। फिर भी वह भाई साहब की इज्जत करता था और उनकी नजरों से छिपकर पतंग उड़ाता था। वह भाई साहब को यह नहीं लगने देना चाहता था कि उनका सम्मान और इज्जत उसकी नजरों में कम हो गई है। अब लेखक की स्वतंत्रता और भी बढ़ गई थी। वह भाई साहब की सहनशीलता का गलत उपयोग कर रहा था। उसके अंदर एक ऐसी धारणा का जन्म लिया था कि वह चाहे पढ़े या ना पढ़े, पास हो तो हो ही जाएगा। एक दिन शाम के समय हॉस्टल से दूर लेखक एक पतंग को पकड़ने के लिए बिना किसी की परवाह किए दौड़ा जा रहा था। अचानक भाई साहब से उसका आमना सामना हुआ। वे शायद बाजार से घर लौट रहे थे।
उन्होंने बाजार में ही उसका हाथ पकड़ लिया और बहुत क्रोधित भाव में बोले, इन बेकार के लड़कों के साथ तुम्हें बेकार की ये पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब तुम छोटी कक्षा में नहीं हो, बल्कि अब तुम 8वीं कक्षा में हो और मुझसे सिर्फ एक कक्षा पीछे हो। आखिर आदमी को थोड़ा तो अपनी पदवी के बारे में सोचना चाहिए। एक समय था जब लोग 8वीं पास करके नायब तहसीलदार लग जाते थे। बड़े भाई साहब कितने ही 10वीं पास लोगों को जानते हैं जो आज बड़े दर्जे के मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है। ना जाने कितनी 8वीं कक्षा पास करने वाले हमारे नेता या समाचार पत्रों में संपादक है, और तुम 8वीं कक्षा में आकर भी इन निकम्मे बाजारी लड़कों के साथ पतंग उड़ाने में के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी कम अकल पर दुख होता है। बड़े भाई साहब लेखक से आगे कहते हैं कि तुम्हें लगता होगा कि तुम मुझसे अब सिर्फ एक कक्षा पीछे रह गए हो, जिसके कारण मुझे तुम्हें डांटने और कुछ कहने का कोई हक नहीं है, लेकिन ये सोचना तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा, और चाहे लेखक कल बड़े भाई साहब की कक्षा में क्यों ना आ जाए और शायद 1 साल बाद बड़े भाई साहब से आगे भी निकल जाए, लेकिन जो अंतर लेखक की और बड़े भाई साहब की उम्र में है, उस अंतर को लेखक क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। बड़े भाई साहब लेखक से 5 साल बड़े हैं और हमेशा रहेंगे। बड़े भाई साहब को दुनिया और जिंदगी का जो अनुभव है उसकी बराबरी लेखक को कभी नहीं कर सकता। लेखक चाहे एमए हो जाए या डीफीएल, बड़े भाई साहब का तजुर्बा हमेशा लेखक से अधिक ही रहेगा। समझ किताब पढ़ने से नहीं आती, बल्कि दुनिया देखने से आती है। लेखक की और बड़े भाई साहब की अम्मा ने कोई कक्षा नहीं पढ़ी और दादा भी शायद 5वीं या 6वीं तक ही पढ़े होंगे, लेकिन ये दोनों चाहे तो दुनिया का सारा ज्ञान इकट्ठा कर ले, परंतु अम्मा और दादा को जो अधिकार इन्हें सुधारने और समझाने का है वो हमेशा रहेगा। इसलिए नहीं कि उन्होंने लेखक और बड़े भाई साहब को जन्म दिया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने लेखक और बड़े भाई साहब से ज्यादा दुनिया और जिंदगी का तजुर्बा है। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वीं हिंदी की कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र है, ये किताबी ज्ञान चाहे उन्हें पता ना हो, परंतु ऐसी हजारों बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हम उनसे ज्यादा है। बड़े भाई साहब लेखक से आगे कहते हैं कि मैं और तुम इतना भी नहीं जानते कि जो उन्हें महीने भर का खर्चा मिलता है उसे महीना भर कैसे चलाना है। जो कुछ भी दादा भेजते हैं वो तो 20-22 दिन में ही खत्म कर देते हैं। फिर पैसे के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। सुबह का नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से छुपना पड़ता है। लेकिन जितना खर्च मेरा और तुम्हारा है उतने तो दादा ने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा इज्जत और अच्छे कर्म करते हुए जिया है और परिवार का पालन भी किया है, जिसमें 9 व्यक्ति हुआ करते थे। बड़े भाई साहब लेखक को उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, उन्होंने एमए की है, वो भी ऑक्सफोर्ड से। यहाँ प्रति महीना 1000 रुपए कमाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। यहाँ पर हेडमास्टर साहब की डिग्री तजुर्बे के आगे बेकार हो गई। पहले खुद घर का खर्चा चलाते थे, खर्च पूरा नहीं पड़ता था और हमेशा कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने घर का खर्चा अपने हाथ लिया, मानो लक्ष्मी आ गई हो। बड़े भाई साहब लेखक को कहते हैं कि यह घमंड जो अपने दिल में पार रखा है कि बिना पढ़े भी पास हो सकते हो और मुझे तुम्हें डांटने और समझाने का कोई अधिकार नहीं है, इसे निकालो। मेरे रहते तुम कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। बड़े भाई साहब लेखक से कहते हैं कि अगर लेखक नहीं माना तो बड़े भाई साहब थप्पड़ का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेखक भाई साहब की इस समझाने की नई योजना के कारण उनके सामने सर झुकाकर खड़ा था। आज लेखक को सचमुच में अपने छोटे होने का एहसास हो रहा था, न केवल उम्र में से बल्कि मन से भी, और भाई साहब के लिए उसके मन में इज्जत और भी बढ़ गई। लेखक ने उनके प्रश्नों का उत्तर नम आंखों से दिया कि भाई साहब जो भी कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं और उनको ये सब कहने का अधिकार भी है। भाई साहब ने लेखक को गले लगा लिया और कहा कि वे लेखक को पतंग उड़ाने से मना नहीं करते हैं। उनका मन भी करता है कि वो भी पतंग उड़ाए, लेकिन अगर वे सही रास्ते से भटक जाएंगे तो वो लेखक की रक्षा कैसे करेंगे? बड़े भाई होने के नाते यह भी तो उनका कर्तव्य है। इत्तेफाक से उसी समय एक कटी हुई पतंग लेखक के ऊपर से गुजर रही थी। उसकी डोरी कटी हुई थी और लटक रही थी। भाई साहब लंबे तो थे, उन्होंने छलांग लगाकर डोरी पकड़ ली और बिना सोचे समझे हॉस्टल की ओर दौड़े और लेखक भी उनके पीछे पीछे दौड़ा।